तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टेक फायर स्पिरिट चैनल के एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको एरेस के बारे में। लेट अस फोकस ऑन मी बिकॉज एरे एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस प्रोग्रामिंग लाइफ में। अगर आपने प्रोग्रामर होके एक एरे नहीं पढ़ा है या फिर आपको एरे का लॉजिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप सही तरह से प्रोग्रामर बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपका बहुत ही बेसिक पार्ट आता है एरे। एरे हमें प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फंक्शंस अनेबल कर देता है, जैसे कि हमारे लिए एरे एक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो हमें एरे आना चाहिए, ये मस्ट है, ये बेसिक है लेकिन ये मस्ट है। इसका लॉजिक भी आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ट्यूटोरियल को। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। एरे किस तरह के होते हैं वो भी मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूं। तो एरे होते हैं वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। हम इस वीडियो में वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल दोनों के दोनों एरे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बना लूंगा मैं एक प्रोग्राम जो बहुत ही बेसिक एरे पे डिपेंड होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ प्रोग्राम बना लिया है। तो इस प्रोग्राम में मैंने एरे लिया है जो 11 का है, जो मंथ डेज नाम का है। इसमें मैंने 11 डेज लिए हैं। देखिए ये हमारा एरे है, प्रॉपर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि ये एरर दिखा रहा है, ये बता रहा है वेरिएबल मंथ डेज माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना इतना है कि इसके लिए मेमोरी एलोकेट करना है। इसका मतलब आपने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, आपने वेरिएबल ही इनिशियलाइज किया है लेकिन इसके लिए मेमोरी अलोकेट नहीं की है। तो इसके लिए मेमोरी अलोकेट नहीं की है, इसी कारण से ये बता रहा है वेरिएबल मंथ डेज माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। तो आपको करना बस इतना है। तो हो गया हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है एरे के बारे में। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले काम इतना किया है कि ये एरे बना लिया, इसको डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर मंथ डेज नाम का एक एरे बना लिया। और इसको देखिए एरे का डिक्लेरेशन का मेथड कैसा है, इसके सामने हमें स्क्वायर ब्रेसेस रखना पड़ता है और उस स्क्वायर ब्रेसेस में हमें एरे की वैल्यू कितनी है वो बताना पड़ता है। तो मैंने वो मेमोरी एलोकेशन के टाइम उस स्क्वायर ब्रेसेस में उस एरे की वैल्यू कितनी है वो भी बता दिया है। तो मैंने यहाँ 12 का एरे बनाया है 0 से लेके 11 तक, और यहाँ उसको सिंपल तरीके से प्रिंट कर लिया है। इसे चला के देखते हैं। हमारा आउटपुट इस तरह से आना चाहिए, अप्रैल हैज मंथ डे 0, यानी 0 में कौन सा नंबर है 31। तो यही नंबर हमें प्रिंट होना चाहिए 31 डेज। तो आप देख सकते हैं यही हमारा आउटपुट आ चुका है, अप्रैल हैज 31 डेज। तो ये कैसे हुआ आपको पता चला, हमने एरे बनाया है 12 नंबर्स का और उस नंबर्स में से 0 नंबर का जो इंडेक्स है उसे मैंने 31 ये आंकड़ा असाइन कर दिया है, यानी इनिशियलाइज कर दिया है। तो मैंने जब इसे 0 इंडेक्स को कॉल किया तो ये 31 जो असाइन किया था हमने वो प्रिंट हो गया। तो समझ आया होगा आपको, बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स बनाया मैंने एरे के लिए। चलते आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या हम शॉर्टकट्स निकाल सकते हैं, अपना कोडिंग का आलसीपना कैसे कैसे अपना आलसीपना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है इस एरे को, इस पे एक मेथड लगा के देखते हैं ताकि हम इस पूरे के पूरे एरे को एक ही मेथड से गेन कर सके। ये इतना बड़ा स्टफ मैं बार बार नहीं लिखना चाहता। शुरू करते हैं अपना आलसीपना। हाँ, मैंने यहाँ क्या लगाया, एक फोर लूप लगाया है, इसमें इंटीजर लिया है आई का, इसकी वैल्यू 0 इंडेक्स पे इनिशियलाइज कर दिए, उसका एंड पॉइंट लगा दिया है 12 और उसको इंक्रीमेंट कर लिया और यस आउट से उसे प्रिंट कर लिया। बहुत ही इजी तरीका है। तो मैंने इस एरे को भी इंडेक्स 12 दिया है और यहाँ एंड पॉइंट भी 12 लगाया है और इनिशियलाइजेशन 0 लगाया है, जबकि मैंने इस एरे का भी इनिशियलाइजेशन 0 से किया है। तो यहाँ मैंने थोड़ी स्पेस दी है, फिर बाद में बैकस्लैश एन यानी मुझे नेक्स्ट लाइन पे करना है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट लाइन पे किया है। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट लिखता हूँ तो मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो भी प्रिंट किया है वो वही आइटम है जो मैंने एरे में डाले हुए हैं, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। तो ये शॉर्टकट है पूरा का पूरा
एरे को एक्सेस कर देगा। हम एरे में इसी तरह से अपने जो इंडेक्स है वो बढ़ा भी सकते हैं, यानी हम अपने एरे को इंडेक्स बढ़ा सकते हैं, उसको हम डायनेमिक कर सकते हैं। और ये जो हम इंडेक्स में इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं वेरिएबल्स का, इंटीजर्स का, इसे भी हम कम करवा सकते हैं। तो इसके शॉर्टकट्स तरीके देखते हैं। चलिए सबसे पहला शॉर्टकट शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने एरे को शॉर्टकट में लिख दिया है, यानी इस एरे को मैं इतना लंबा स्टफ ना लिखते हुए सिर्फ कुछ अंकों में ही इसका काम तमाम कर दिया है। तो इसी तरह से आलसी बन जाइए, क्योंकि मैंने इस एरे को, यानी ये हमारा जो एरे है इसके बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा डिटेल में। तो ये जो एरे है हमारा, इसमें थोड़ा सा इंडेक्सिंग का आपको बता देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो 10 लगाया है वो 0 नंबर के इंडेक्स को असाइन हो गया। हमने जो 20 लगाया है वो 1 नंबर के इंडेक्स को असाइन हो गया। हमने जो 30 लगाया है वो 2 नंबर के इंडेक्स को असाइन हो गया। हमने जो 40 लगाया है वो 3 नंबर के। और इसी तरह से हर एरे की, यानी कि हर जो हमने इंडेक्स लगाया है उस हर इंडेक्स को एक एक वैल्यू हमने इसी तरह से असाइन कर दिया है n नंबर तक। तो हम इस तरह से n नंबर तक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं एरे को, क्योंकि जबकि हम आलसी बनना चाहते हैं तो थोड़ा आलसी बनने से कोई फायदा नहीं। आलसी बनना है तो पूरा आलसी बनिए, प्रोग्रामिंग में भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से मैंने इस एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। तो इसे रन करके भी देखते हैं। तो इस तरह से हम हमारे एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो हमने जैसे आउटपुट एक्सपेक्ट किया था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 100, तो ये हमारा प्रॉपर आउटपुट है। चाहे तो चेक कर लीजिए। और ये जो मेथड मैंने प्रिंट के लिए लगाया है इस पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए कि मैंने यहाँ क्या किया है। करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो बढ़ते आगे और एक बार। तो इस बार हमने जो इंटीजर का एरे बनाया है, तो इस बार हम फिर से जो एरे बनाएंगे वो किसी और डेटा टाइप का बनाते हैं, जैसे कि डबल का एरे बनाएंगे अपन। तो इस तरह से हमने फिर से एक और एरे बना लिया है डबल का। तो इस एरे में हमने नम्स नाम का वेरिएबल बनाया है और उसमें वैल्यू असाइन कर दिए 10, 20, 30, 40, 50। और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने 0th वैल्यू असाइन कर दी है और रिजल्ट को मैंने प्लस कर दिया है नम के साथ, यानी नम के इंडेक्स के साथ। देखते हैं इसको चला के। तो हमने किया क्या है इस प्रोग्राम में, सबसे पहले इस एरे को इंडेक्स बता दिया है, ये इंडेक्स को असाइन कर दिया है और इसका रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी 0 कर दिया है और इसको प्लस प्लस कर दिया है। तो आपने गौर किया होगा ये एक्सेप्शन मुझे पागल कर रहा है। मतलब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स नाम का ये जो एक्सेप्शन है वो पहले भी आया था और इस बार भी आया है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, अगर एरे सीखना है तो इस एक्सेप्शन के साथ ही सीखना सीखिए, क्योंकि यह एक्सेप्शन तो आने ही वाला है। अगर आपने एरे के इंडेक्स से कम या ज़्यादा या फिर एरे में कोई भी नेगेटिव वैल्यू फिल कर दी इंडेक्स में, तो ये एक्सेप्शन आता है। तो मैंने इसको एरे को इंडेक्स असाइन ही नहीं किया है, तो इसीलिए एक्सेप्शन आ रहा है। तो इस एक्सेप्शन को इग्नोर कीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो जैसे कि हमने देखा कि ये एरे ये वाला आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो ये किस तरह से कर रहा है। ये सबसे पहले 10 प्रिंट कर रहा है रिजल्ट में, और फिर बाद में 30, 10 प्लस 20 30, फिर बाद में 30 प्लस 30 60, फिर बाद में 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150। तो इस तरह से ये हमें रिजल्ट दिखा रहा है। तो हम इसे एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और फिर से इसे रन करके देखते हैं। तो इस तरह से हमें आउटपुट आता है, यानी एवरेज। हम एवरेज निकाल रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 का। 10 का एवरेज है 5, 30 का एवरेज है 15, और ये 16 का एवरेज, 100 का एवरेज और 150 का एवरेज। तो इस तरह से हम एरे को यूज करते हैं। और चलिए बढ़ते आगे और एक्सप्लोर करते हैं एरे को। तो हमने यहाँ तक सीखा 1 डायमेंशनल एरे। तो इस तरह से हम 1 डायमेंशनल एरे को कैरी करते हैं। अब हम सीखेंगे 2 डायमेंशनल एरे को हम कैसे बनाते हैं, 3 डायमेंशनल एरे कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ये 2D एरे का प्रोग्राम है। तो हमने यहाँ 2 डायमेंशनल एरे बनाया है। वो कैसे काम करता है, कैसे चल रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये एरर क्यों आ रही है। तो ये एरर इसलिए आ रही है कि हमने के इनिशियलाइज नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है, हमें के को 0 असाइन करना है और ये एरर गायब। तो इस तरह से हमें एरर को फाइंड आउट करके एरर को सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेना चाहिए हर बार से। तो ओ नो, या इट्स कूल। नाउ हमने जो एरे बनाया है उसमें क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो हमने सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया है, उसको मेमोरी अलोकेट की है और बाद में ये वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए आई, जे और के को मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया है, जबकि आई को और जे को ऑटोमेटिकली 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर लूप में है। तो मैंने ये सबसे पहले फॉर लूप लगाया है, पहला वाला, ये 4 बार चलेगा और एक बार फॉर लूप लगाया है तो ये वाला फॉर लूप भी 5 टाइम चलेगा। सबसे पहले जानिए ये एरे को इंडेक्स कैसे असाइन हो रहा है। तो मैंने इस इंडेक्स को डायनेमिकली असाइन किया है। तो आप डायनेमिकली असाइन किए हुए इंडेक्स को नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आई बटन पे दिए हुए पहले वाले ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डायनेमिकली वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किसे कहते हैं। तो मैंने इसे डायनेमिकली इंडेक्स असाइन किया है, यानी कि मैंने इसे ना जानते हुए घुमा फिरा के इंडेक्स असाइन किया है। जैसे कि यहाँ से आई 0 और यहाँ पे जे। तो ये फॉर लूप में सबसे पहले जे को 0 पकड़ेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने इसको एंडिंग पॉइंट दिया है 5। इसका मतलब ये जे पकड़ेगा सिर्फ 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारा इंडेक्स कुछ इस तरह से होगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो इंडेक्स है, जो लूप है, वो सेकंड वाला सबसे पहले चलेगा। समझ गए? और ये लूप एक बार चलने के बाद ये ऊपर वाला लूप एक और बार चलेगा, मतलब फिर से इसकी वैल्यू 1, 1, 1, 1, 1 और इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कि ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है ये 2D एरे का, तो ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं आपको हर चीज कमेंट में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ दिखा जरूर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक लूप लगाया है जो 4 टाइम्स चलता है। तो ये क्या कर रहा है, ये वो लूप है जो 4 टाइम्स चलता है, यानी कि वो कॉलम्स है 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने ये 4 कॉलम्स ले लिया है यहाँ। तो इसी तरह से हमें आउटपुट भी आया होगा, तो इसे रन भी करके देखेंगे अपन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया है। तो ये देखिए सबसे पहले आया 0, 1, 2, 3, 4। तो इसका इनिशियलाइजेशन किस तरह चला है आप ये ध्यान में मत लीजिए कि ये वाला लूप चल रहा है, सबसे पहले ध्यान में लीजिए कि ये वाला लूप चल रहा है, मतलब हमारा सेकंड लूप चल रहा है। तो देखिए और सीखिए। सबसे पहले हमारा फर्स्ट लूप चलेगा, यानी ये वाला फर्स्ट लूप है कॉलम का, कॉलम 0, और फिर ये वाला जो रो वाला लूप है। तो आप समझ लीजिए, मैं यहाँ एक सिंपल सा बहुत ही अच्छे तरीका सा एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए, यानी कंसीडर कीजिए आई इज इक्वल टू कॉलम्स और जे इज इक्वल टू रोज। तो ये आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए, भेजे में घुसा लीजिए अपने, कि हमने जो आई लिखा है ये कॉलम्स है और जो जे लिखा है वो रोज है। तो हमने कॉलम्स को कितने बार इनिशियलाइज किया है 4 टाइम्स और जे को कितने बार इनिशियलाइज किया है 5 टाइम्स। तो इसी तरह से हमारे कॉलम आ गए 1, 2, 3 और 4। तो इसी तरह से हमारा आउटपुट भी आया है 0, 5, 10 और ये 15।
तो ये 0, 5, 10 और 15 नहीं है। तो ये जो हमारा आई है ये एक कॉलम है, और ये जो हमारा जे है ये इंडेक्स है, और ये जो हमारा 2D एरे है मैंने यहाँ इसे आई और जे पास कर दिया, यानी इसके इंडेक्स में आई और जे को पास कर दिया, और यहाँ पर एक के नाम का वेरिएबल लिया है जिसको मैंने 0 असाइन किया था। तो यहाँ पर होता क्या है भाई, बहुत ही इजी है भाई, बहुत आराम से सीख लोगे। तो हमारा आउटपुट क्या आया है, हमारा आउटपुट आया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 तक। तो ये हमें किस तरह से आया है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये इस तरह से आया है, सबसे पहले ये वाला रूप चलेगा 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स जब चलेगा तो उस एरे का इंडेक्स 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 और 0, 4 ये आएगा। तो जैसे जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4 तक आएगा तो मैंने इसको एक वैल्यू असाइन की है, और वो है k। तो सबसे पहले k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, यानी ये जो एरे का इंडेक्स है मैंने इसमें 0 कर दिया, यानी कि ये जो 0 है ये हमारी k की वैल्यू है। मैंने उसे एरे को इंडेक्स पास किया था, और उस इंडेक्स में जो वैल्यू पास की थी वो हमारा k है। इसी वजह से तो इस तरह से हमारे जो एरे को है, यानी हमारे जो एरे का इंडेक्स है उसे वैल्यू असाइन की है। तो बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने यहाँ तो आई और जे पास कर दिया है, तो यहाँ ये वैल्यू कैसे असाइन हो रही है। तो मैंने यहाँ ये जो आई और जे लगाया है वो सिर्फ इंडेक्स है, मैंने इस इंडेक्स को वैल्यू पास की है, तो वो वैल्यू k है। तो इसी वजह से जब इंडेक्स 0, 0 होगा तो वैल्यू 0 होगी, जब इंडेक्स 1 होगा 0, 1 होगा तो वैल्यू 1 होगी, 0, 2 के बाद 2, 0, 3 के बाद 3। तो मैंने पहले से ही बताया है कि आपका जो आई नंबर का इंडेक्स है, यानी कि आपका जो कॉलम है, ये जो पहले वाला 0 दिख रहा है ये कॉलम नंबर है, ये जो 1 है ये कॉलम नंबर है 2b और 3b। ये जो पहला आंकड़ा है सारे कॉलम्स में से, यानी सारे बॉक्सेस में से ये कॉलम नंबर है, और जो हमने जे असाइन किया था वो रो नंबर है। यानी ये जो सेकंड आंकड़ा है, यानी ये जो सेकंड 0 है ये जे है, ये भी सेकंड 0 जे है, ये सेकंड 1 जे है, ये सेकंड 2 जे है। तो ऐसे मत कंसीडर कीजिए कि ये 02 है, ये 12 है, ये 22 है, ये उस एरे के इंडेक्सेस हैं। तो जिस जिस इंडेक्स पे जो जो प्रिंट हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया है। तो अगर इतना बताने के बाद भी आपके समझ में नहीं आया तो यार माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपको नहीं सिखा सकता। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ इसको एरे को इंडेक्स पास किया है, तो जब ये 0, 1 होगा तो इसको इसकी जो भी वैल्यू होगी वो k में असाइन हो जाएगी। यहाँ 1 होगा और इसको प्लस प्लस किया है, इसको इंक्रीमेंट किया है 1, तो ये 0 को मैंने पहले से ही इनिशियलाइज किया है 0, फिर इसको एक बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो इस तरह से हमारा एरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये वाला आउटपुट हमें आएगा। तो आप कंपेयर करके देख लीजिए ये वाले आउटपुट को और ये वाले आउटपुट को, तो आप देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये प्रॉपर है या नहीं है। तो हम यहाँ एरे का इंडेक्स नहीं प्रिंट कर चुके हैं, यानी हम यहाँ एरे का इंडेक्स नहीं प्रिंट किए हैं, तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन हो रही है। तो ये कंफ्यूजन को ना रखते हुए बहुत ही इजी सा सिंटेक्स होता है एरे का। अगर आपने ये वाला पार्ट छोड़ दिया प्रोग्रामिंग का तो समझ लीजिए आप प्रोग्रामर बन नहीं सकते, क्योंकि एरे एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जो प्रोग्रामिंग में बहुत काम आता है। इस तरह से हमारा एरे प्रिंट हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमें 2D एरे 3D एरे को प्रिंट करने के काम आता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। मैंने यहाँ एरे का इंडेक्स पास किया है, तो इस इंडेक्स पे जो जो भी आंकड़ा होगा वो हमें पास किया जाएगा, यानी हमारा प्रिंट होएगा। तो हमारा जो 00 नंबर पे आंकड़ा है वो 0 है, इसीलिए 0 प्रिंट हुआ, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, फिर n नंबर तक प्रिंट होता जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है
तो ये वाली डायग्राम फिर से एक बार देख लीजिए और अपने दिमाग में और अपने भेजे में बहुत ही सख्त तरीके से इसको घुसा दीजिए। ये जो मैंने पहला आंकड़ा लिखा है ये कॉलम नंबर है, और ये जो सेकंड आंकड़ा है ये रो नंबर है, और ये जो है ये मैंने इस एरे के अंदर डायनेमिकली वैल्यू इनिशियलाइज की। तो समझ गए होंगे आप, वैसे भी समझदार बहुत हो आप। तो बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं 3D एरे के बारे में। तो ये जो 3D एरे होता है ये बहुत ही काम की चीज है। आप जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप जो अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे डिस्प्ले देख रहे हो वो 3D एरे का है। तो ये जो आपका सामने ये जो इतना बड़ा डिस्प्ले है जिसमें आप ये मेरी वाली वीडियो देख रहे हो, ये एक 3D एरे का बना होता है। तो आपको पता ही होगा कि मोबाइल के डिस्प्ले में अक्सर में हम जानते हैं कि RGB लाइट होती है। तो ये RGB लाइट जो होती है वो एरे के फॉर्मेट में होती है, यानी कि 255 नंबर तक इसका एरे होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये थोड़ा एडवांस में है तो हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर बारे में जानेंगे इसके। तो ये RGB वैल्यू में होता है। तो ये जो डिस्प्ले है आपका जिसमें आप मेरी वाली वीडियो देख रहे हो, तो इस डिस्प्ले के जो बारीक बारीक पिक्सल्स है उसकी जो RGB वैल्यू होती है, जैसे ये 255 तक होती है 0 से लेके, तो इसकी जो भी RGB वैल्यू होती है वो एरे से काउंट की जाती है और ये वैल्यू असाइन की जाती है आपके डिस्प्ले के रैम के अंदर, यानी आपके जो मोबाइल की वी रैम होगी उसके अंदर। समझे? नहीं समझे होगे तो रैम को एक वी रैम को एक अल्टरनेटिव नाम भी है जिसको हम बहुत बार यूज करते हैं, जिसको कहा जाता है ग्राफिक्स मेमोरी। तो आपकी जो कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है उसकी एक पर्टिकुलर मेमोरी होती है जिसे हम ग्राफिक्स मेमोरी कहते हैं। तो इस ग्राफिक्स मेमोरी में हमारे डिस्प्ले को एज एन एरे इनिशियलाइज किया जाता है और उस एरे को और हर एक पिक्सल को कंट्रोल किया जाता है एरे के हिसाब से RGB लाइट को। तो ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे होंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये गेम डेवलपमेंट के बहुत ही काम आता है। तो आप शायद बिगिनर हैं इसीलिए आपको नहीं समझा, तो मैं भी ये वीडियो बिगिनर के लिए ही बना रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, हम आपको एक एडवांस प्रोग्रामर ज़रूर बना देंगे और आप इतना तो एडवांस हो ही जाओगे कम से कम खुद का गेम डेवलप कर सको। तो चलिए हम आते हैं हमारे 3D एरे की तरफ। और 3D एरे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3D एरे हमारा डिस्प्ले होता है, हमारी जो स्क्रीन होती है जो फुल HD, HD प्लस और SRD और जो भी हम कहते हैं वो डिस्प्ले हमारी 3D एरे होती है। तो इस एरे के बारे में जानने के लिए एक और प्रोग्राम करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हो गया हमारा एरे का प्रोग्राम, 3D एरे का प्रोग्राम। तो इस वाले प्रोग्राम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ है, तो थोड़ा सा मान के चलिए कि ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये 3D प्रोग्राम है, यानी ये 3D एरे वाला प्रोग्राम है। तो ये बहुत से आम लड़कों के दिमाग में नहीं आएगा। आप अगर बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो या आपने अपना प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक स्टफ कंप्लीट नहीं किया है तो ये आपके भेजे में बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन मैं इसे बहुत ही आसानी से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका भेजा कैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है ना इस एरे को कोई प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले मैं बता दूंगा एक बात, इसको आउटपुट और क्या, तो इसके वाले आउटपुट में हमें, तो हम इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट निकाल तो चुके ही है। तो इस वाले प्रोग्राम में आउटपुट कुछ इस तरह से आया है जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो थोड़ा सा दिमाग से सोचिए मैंने क्या गलती की है, तब तक मैं दिमाग लगा के गलती सुधार लेता हूँ।
तो ये गलती की थी मैंने। हाँ, शायद से अब हो जाएगा हमारा काम, या श्योर। तो देखिए ये जो 3D एरे है ये कैसे काम कर रहा है। अगर आप 3D एरे के बारे में नहीं जानते तो इंटरनेट पे आप बहुत ही सर्च कर सकते हैं और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके मोबाइल का, आपके टीवी का, आपके लैपटॉप का और आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले लाइव एग्जाम्पल होता है। तो ये गेमिंग में बहुत काम आता है 3D एरे, 4D एरे। 4D एरे के बारे में मैं बताऊंगा लेकिन वो बहुत ही आगे का है। तो ये जो 3D एरे है मैंने क्या किया है, ये जो आय है आप मैंने जैसे देखा है तो आप ये देखिए और भूल जाइए कि ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और ये वाला भी लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। सिर्फ याद रखिए मैं जो दिखा रहा हूँ वही देखिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया क्या? तो फिर से एक बार बता ही देता हूँ। ये जो हमारा पहला आउटपुट आया है देख लीजिए प्यार से, बहुत ही प्यार से। हमें प्रोग्रामर की लाइफ में प्रोग्रामर का प्रोग्राम उसकी ज़िंदगी होना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं तो सुना था, शायद हमारे टीचर ने कहा होगा। पहले आउटपुट में हमें 000 मिला है। ये आउटपुट 000 क्यों आया? तो ये आउटपुट और इसके बारे में भी मैं आपको चार्ट दिखाना पसंद करूंगा अगर आप देखना चाहोगे तो, वरना ये वीडियो स्किप कर सकते हो। मैं मान लूंगा कि आप बहुत ही होशियार हो। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए आइए हम जाते हैं टेबल की तरफ। ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है जानने के लिए। तो ये सिंपल सा स्टफ बनाया मैंने। अगर ये टेबल देख के ही आपको समझ में आता है तो क्लैप्स फॉर यू, बिकॉज अगर मैंने कुछ समझाया नहीं है और आप टेबल्स देख के ही समझ गए हैं तो आप एक एक्सीलेंट मतलब परफेक्ट प्रोग्रामर बनने वाले हैं। तो आप अभी से अपना प्रोफेशन चूज कर लीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं। तो चलिए हम इस बार भी देखते हैं यहाँ क्या आउटपुट आया है। तो यहाँ आउटपुट 0000 आया है इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लिया है और इसका लॉजिक इतना सा है कि मैं 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरा 0 ही आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसी के कारण जब i की वैल्यू 0 थी और सारों की वैल्यू मतलब j की वैल्यू और k की वैल्यू जब इंक्रीमेंट कर रही थी तो i की वैल्यू 0 थी। इसी के कारण जब i ही 0 होगा और j कितना भी इंक्रीमेंट क्यों ना हो जाए, 4, 5, 6, 7 कितना भी क्यों ना हो जाए और k भी कितना भी इंक्रीमेंट क्यों ना हो जाए, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि कौन सी भी वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई होके उसका आउटपुट 0 ही आएगा। इसीलिए हमारा पहला टेबल 0000 आया। ये मैंने डायनामिक अलोकेशन किया है। तो पिछले 2D एरे में भी मैंने डायनामिक अलोकेशन किया है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि यार बहुत जान पे आती है, बहुत जान पे आती है। इतना बड़ा एरे लिखना कोई मजाक का काम नहीं होता। तो मैंने इसे फॉर लूप से डायनामिकली अलोकेट किया है। अगर आप इसके लिए भी स्टफ लिखना पसंद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिगिनर हो तो स्टफ लिख के देखो। मैंने डायनेमिकली एलोकेशन किया है और देखो क्या होता है तो क्या आउटपुट आता है। ये प्रिंट स्टेटमेंट याद रखना कभी भी काम आएगा। ये 3D एरे के लिए मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। 2D एरे के लिए हमें 2 लूप लगाने होते हैं, 3D एरे के लिए हमें 3 लूप लगाने होते हैं। और जैसे जैसा आपका एरो की डायमेंशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको लूप भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये है हमारा स्टफ, बहुत ही आसान सा है। तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में आंसर लिया है। तो सबसे पहला जो हमारा टेबल है उसको मैं बता देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टेबल का काम खत्म। तो इस तरह से हमारा जो 3D एरे है वो काम कर रहा है। समझ लीजिए ये जो आय है हमारा, जो हमने आय बनाया है, इसको भी मैं कमेंट आउट करके एक बार और। तो ये अजूम कर लीजिए कि मैंने जो आई, जे और के वैल्यू असाइन की है वो सिर्फ और सिर्फ टेबल नंबर है, कॉलम नंबर है और रो नंबर है।
बहुत ही आसान सेटअप है। दोहराइए मेरे साथ, ये टेबल नंबर है, ये कॉलम नंबर है और के रो नंबर है। बहुत ही आसान है, समझ आया होगा। अब मैं आपको टेबल पे ले चलता हूँ। तो हम टेबल में जो भी स्टफ लिखा है, ये जो देख रहे हैं ना आप, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, तो मैंने यहाँ 3 टेबल्स लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आई की एंड पॉइंट 3 है। तो ये टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 ना होते हुए ये टेबल नंबर 0 और टेबल नंबर 1 ऐसे आएगा। क्योंकि जबकि हम जानते हैं कि अरे starts from 0 to nth, तो हम जानते हैं कि जो एरे होता है हमारा, जो बहुत ही काम का चीज है, वो स्टार्ट होता है 0 से n नंबर ऑफ इंडेक्स। मतलब आप जितना बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हो। ये खाता कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये आपकी मेमोरी आपके हार्ड डिस्क में से लेता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर साइज फिक्स नहीं है। जो आपका इंटीजर का बाइट्स में साइज है वो बाइट्स में तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो मेमोरी एलोकेशन होगी किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एरे को कितना बड़ा बना रहे हो। तो देखते हैं। तो मैंने ये टेबल बनाया है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये टेबल नंबर है आई, यानी ये जो टेबल नंबर 0 है ये आई है, यानी टेबल नंबर 0 और टेबल नंबर 1। तो मैंने आई का लूप 2 बार चलाया है। तो जैसे आई चलता है यानी टेबल नंबर 0 चलता है, तो टेबल नंबर 0 में क्या होगा, जे की वैल्यू 0 होगी और के की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन जब किया है, तो डायनेमिकली इनिशियलाइजेशन करते वक्त मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू दी है। इसी कारण से हमारा पहला जो कॉलम आया है वो 0 0 आया है। तो आप सिंपल से इस टेबल में से रेफर कर सकते हो कि हमारा कॉलम नंबर, टेबल नंबर 0, कॉलम नंबर 0, रो नंबर 0, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखिए आप। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। एक बार मल्टीप्लिकेशन कर देखिए इंडेक्स का 0 0 0 0, और ये टेबल नंबर 1 है और इसका भी मल्टीप्लिकेशन करके देखिए 0 1 इंटू 1 इंटू 2। तो इस तरह से हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी टेबल नंबर 2 का स्टफ आ रहा है, वो टेबल नंबर 1 में दिख रहा है। तो आप क्या मान के चलिए, आप इतना मान के चलिए ये जो टेबल चल रहा है इसका, इस टेबल का जो हमारा आउटपुट है वो ये लास्ट वाली संख्या है, ये लास्ट वाला नंबर हमारा आउटपुट है। ये आई, ये अपना आई, ये अपना जे और यही है अपना के। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ 3D अरे भी समझा दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अगर आपके समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह से, और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आने वाले हैं, बहुत ही लॉजिक से हम सोचने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Zombie apocalypse.